दोस्तों नमस्कार। 8वें वेतन आयोग पर जुड़ी हुई कुछ 12 ऐसी मांगे हैं जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। अगर आपने उन 12 मांगों के बारे में आपने नहीं जाना है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और हर कर्मचारी, वो केंद्र सरकार के कर्मचारी हों या राज्य सरकार के कर्मचारी हों, सबको ये 12 बिंदुओं को जानना अति आवश्यक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी से लाभान्वित होंगे और राज्य सरकार के कर्मचारी इससे लाभान्वित नहीं होंगे, तो ऐसी बात नहीं है। इससे सबको लाभ मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं वो जो 12 जो मेन बड़ी मांगे हैं, जो बड़ी बातों पर विचार हो रहा है और जो सबसे ज़्यादा वायरल टॉपिक है, उसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारी और पेंशनर को आने वाले जो समय में जो 8वां वेतन है उसकी चर्चाएं जो है बहुत ज़्यादा तेज कर दी है। देश के प्रमुख ट्रेड यूनियन ने जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के ने वेतन आयोग पर 12 मांग रखा है, जिसमें राज्य के सरकार के कर्मचारी हों या फिर केंद्र सरकार के कर्मचारी हों, राज्य सरकार के पेंशनर हों या फिर केंद्र सरकार के पेंशनर हो, उनके वेतन में, उनके पेंशन में, उनके स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो क्या है वो बड़ी 12 मांगें जिसके बारे में जानना अति आवश्यक है। अगर ये मांगों के बारे में अगर आपने नहीं जाना तो समझ लीजिए कि आपको कुछ भी जानकारी 7वें वेतन आयोग के संबंध में आपको नहीं हो पाएगी। जैसा कि आप पहला जो मांगा है फिटमेंट फैक्टर का, जैसा कि आप सबको पता है कि 2.57 के हिसाब से आपको 7वें वेतन आयोग जब लागू हुआ था तो इसका लाभ आपको मिला था। तो इस बार चर्चाएं हो रही है कि महंगाई बहुत बढ़ा है और 3.0 के रेशियो से बढ़ना चाहिए वेतन, और ताकि शिक्षकों का से बिहार के शिक्षकों का भी या फिर राज्य सरकार का और कर्मचारियों का भी या फिर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इसका बड़ा फायदा हो सके। जिससे में बेसिक अगर ये होता है 3.0 के हिसाब से तो बेसिक सैलरी में बहुत बड़ा उछाल आने वाला है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि जिनको 18,000 बेसिक सैलरी है वो 54,000 रुपया हो जाएगा। 18 का 18 दूनी 36, 18 54,000 हो जाएगा। अगर आप मान लिया जाए कि आपका बेसिक सैलरी 30,000 रुपया है तो आपको 90,000 प्लस हो जाएगा। अगर 32,000 रुपया है तो उतना गुना 3 हो जाएगा। तो आप सोच लीजिए कि कितना हो जाएगा, यानी कि आपको मान के चलिए कि 1 लाख रुपया के आसपास आपको सैलरी मिलेगी अगर आपको 32,000 रुपया के आसपास आपका मूल वेतन है। तो अब चलिए दूसरा जो मांग है वो फैमिली यूनिट बढ़ा करके 3 से बढ़ा करके 5 करने का मांग है। अब आप सोच रहे हैं कि कैसे। देखिए, पति पत्नी 1 यूनिट हुआ और 2 बच्चे, है ना, तो पति पत्नी 1 यूनिट हो गया, 2 को बच्चा हो गया, 2 1 3 यूनिट हो गया। तो इसे बढ़ा करके जो 3 है, अब इसे बढ़ा करके 5 करना है, यानी माता पिता को भी उसमें ऐड कर दिया जाए ताकि पूरा फैमिली जो है वो सुरक्षित हो सके। अब देखिए तीसरा बड़ी मांग जो है वो सालाना इंक्रीजमेंट जो है वो 6% होना चाहिए। जी हाँ, सालाना इंक्रीजमेंट जो है वो 6% होना चाहिए, क्योंकि महंगाई भत्ते जो हैं, महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो इसलिए महंगाई भत्ता भी जो है ये भी बढ़ना चाहिए और 6% इसको होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हर अपडेट आपको मिलता रहे। उसके बाद है ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग, यानी कि उसको लौटाइए आप। जो हम तमाम कर्मचारियों का जो था वो रक्षा सूत्र था, वो लाइफ लाइन था, उसे आप लौटाइए। वर्तमान में क्या हो रहा है कि सभी कर्मचारियों को एनपीएस मिल रहा है, लेकिन कर्मचारी संघ का कहना है कि एनपीएस नहीं, हमें ओपीएस वापस लाया जाए और रिटायरमेंट के बाद, ताकि रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन उनको मिले। 5वां है कि पेंशन में हर साल कम से कम 5% की वृद्धि होना चाहिए। जितना पेंशन मिल रहा है उसका 5% का वृद्धि हो, ताकि जो पेंशनर है ना उनको महंगाई से राहत मिल सके, महंगाई से वो निजात पा सकें, है ना। तो जानकारी के बाद अगर आप लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें जो है और भी बेहतर है। पेंशन कम्युनिकेशन जो है बहाली अवधि घटाने की मांग किया गया है, कि जिसमें जैसे अभी है कि कम से कम आपको 15 साल जब आप सेवा में रहिएगा तभी आपको बेहतर से पेंशन क्यूपिटेशन का लाभ आपको मिलेगा। तो पेंशन कंप्यूटेशन का जो लाभ है वो उसको अगर आप पाना चाहते हैं तो वो ये संघ का कहना है कि
11 से 12 साल किया जाए और ये प्रक्रिया जो है वो जल्दी बहाल किया जाए ताकि जो कर्मचारी हैं उनको अधिक से अधिक इसका लाभ मिल सके। अब बात करते हैं छठा, लीव इनकैशमेंट सीमा बढ़े। जी हाँ, अभी 300 दिन का है, अभी जो है वो 300 दिन का है। मांग किया गया है कि 450 दिन का होना चाहिए, है ना, ताकि रिटायरमेंट के समय में जो भी कर्मचारी हैं उनको अधिक से अधिक पैसा मिल सके। तो ये सारी मांग हैं, और भी मांगों पर चर्चा करते हैं। अभी ये 7वां है, 12 मांग तक हम आपके साथ हैं। 12 मांग के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, 8वां वेतन आयोग जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो आपकी स्थिति को स्पष्ट कर देगा। और ये 8वां वेतन आयोग जो है ना, जो मिलेगा उसके बाद बहुत सारे शिक्षक जो हैं इसको लेकर के रिटायर होंगे। बहुत सारे कर्मचारी जो हैं, जो अभी प्रमुख रूप से लीडर हैं, सारे लीडर जो हैं वो रिटायर होंगे इसी पर। इसके बाद आने वाला पीढ़ी को 9वां मिलेगा। तो हो सकता है कि इसमें से जो भी आज लीडर हैं, चाहे शिक्षक का हो या फिर अन्य कर्मचारियों का हो, इसी 8वां वेतन ही उनका लास्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर नए जो लोग होंगे, जो कम उम्र के जो लोग होंगे, वो लेंगे 9वां वेतन आयोग का जो है लाभ वो लेंगे। और ऐसे ज़्यादातर जो लोग होंगे इनका ये जो 8वां वेतन आयोग जो है ये इनका लास्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर सरकार का किसी भी योजना का वो लाभ नहीं ले पाएंगे, वो पेंशनर बनकर रहेंगे। 9वां वेतन अगर मिलेगा समय से और आयु उनकी रही ठीक ठाक तो वो पेंशनर के तौर पर लेंगे, एज ए कर्मचारी वेतन के तौर पर नहीं लेंगे। तो अब चलिए, इसमें क्या है कि रिस्क और हार्डशिप अलाउंस बढ़े। जी हाँ, ये क्या है कि कठिन परिस्थितियों में काम करने वालों को ज़्यादा फायदा हो। बहुत सारे ऐसे खदान हैं, चाहे ऐसा चीज़ है जहाँ पर जो कर्मचारी काम करते हैं वो बहुत रिस्क होता है, तो उसका रिस्क का कवर करिए और उसको अलाउंस दीजिए। अब देखिए, कहता है 9वां है कि जो भी कर्मचारी हैं, चाहे वो राज्य सरकार के कर्मचारी हों या केंद्र सरकार के कर्मचारी हों, कैशलेस मेडिकल सुविधाएं मिले, वो भी 10 लाख रुपया तक कम से कम कैशलेस सुविधा हो, कि जो 10 लाख रुपया तक के जो भी खर्चे होते हैं वो उसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार को वहन करना चाहिए और शेष जो लगेगा वो कर्मचारी वहन करेगा। अब आगे देखिए, हम बात करते हैं कि महिला और पुरुष कर्मचारियों के लिए नई सुविधा क्या है। तो मेंस्ट्रुअल लीव होना चाहिए और मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए, है ना। तो ये मांगे हैं 10वां। और देखिए, अब है 11वां क्या है कि ड्यूटी के दौरान अगर हादसा होता है, अगर कोई कर्मचारी राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, ड्यूटी के दरमियान में अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो 2 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। एक गंभीर हादसा होता है तो 1.5 करोड़ मिलना चाहिए। अगर सामान्य हादसा होता है तो 15 से 25 लाख का मदद मिलना चाहिए। खास तौर पर जैसे रेलवे, सीआरपीएफ, रक्षा कंपनियों, शिक्षकों या फिर राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी। ठीक है, आप देखिए 12वां है और जो लास्ट है दोस्तों कि कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग खत्म होना चाहिए। अभी भी कहा जा रहा है कि 15 लाख से ऊपर वैकेंसियां हैं जो केंद्र सरकार के पाले में हैं। वो वैकेंसी केंद्र सरकार जो है वो निकालती नहीं है। वहाँ पर क्या करती है केंद्र सरकार कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर लेती है, उसको समाप्त करके वहाँ पर नियमित भर्ती हो। तो ऐसा अगर हो जाता है तो आपको बोनस और सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और अभी जो है वो देखिए प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस क्या है, तो इसमें आपको अभी 7,000 तक सीमित है। इसे 30 दिन का सैलरी, यानी कि जितना सैलरी मिलती है, इसे अभी 7,000 है प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस। तो अगर ये लागू होता है तो कहा जा रहा है कि 30 दिन का जो पेमेंट मिलता है वो दीजिए सैलरी के अनुपात में। तो इससे क्या होगा, कर्मचारियों का होगा, अगर मान लिया जाता है तो कर्मचारियों के वेतन में बहुत बड़ा इजाफा होगा। अचानक एक बार 3 गुना वेतन बढ़ेगा, सुरक्षित पेंशन होगा और हर हाल में उनकी आय जो है, और हर हाल में और हर साल उनकी आय जो है वो बढ़ेगी और बेहतर मेडिकल सुविधाएं मिलेगी। अब क्या, अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार कर्मचारियों का ये बातें मानेगी? तो जी हाँ, इसमें से कुछ बातों का संशोधन हो करके और ज़्यादातर जो मांगे हैं वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को माननी चाहिए
और एक अगर मान लेती है तो ये बहुत बड़ा अहम बदलाव होगा और 90% चांस है कि फिटमेंट फैक्टर जो है वो 3.0 रहने की संभावना है और ये प्रबल संभावना है, जिसका लाभ बिहार के सभी कोटि के शिक्षकों को मिलेगा और इसके साथ साथ पूरे देश के कर्मचारियों को मिलेगा। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं वो कमेंट अवश्य करिएगा और शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हर अपडेट आपको मिलता रहे, इसके लिए आप हमसे हमेशा कनेक्ट रहिए। धन्यवाद।